हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संगम काल के बारे में। ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का ऑब्जेक्टिव बुक का वीडियो सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग 8.2 संगम काल को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये लुसेंट का सामान्य ज्ञान जो ऑब्जेक्टिव है उसी को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। संगम काल जो है पहली शताब्दी से लेकर के तीसरी शताब्दी के बीच के काल को कहा जाता है। तीसरी सदी के बीच के काल को कहा जाता है संगम काल। चलिए शुरू करते हैं। और आप अगर लुसेंट का वन लाइनर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला वीडियो है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़ंगी या पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कड़ंगी या पत्नी का निर्माण कराने वाला वो शासक जिसको लाल चेर के नाम से जाना जाता है वह सेनगुटवन था। ठीक है, सेनगुटवन था। ठीक है, सेनगुटवन यही प्रसिद्ध चेर शासक था जिसका नाम सेनगुटवन है। यह लाल चेर के नाम से जाना जाता है इसको। और इसने कड़ंगी यानी कि पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किसके से संबंधित है? जो जीवक चिंतामणि है वह किससे संबंधित है? तो यह जैन से संबंधित है और तमिल का यह गौरव ग्रंथ है। ठीक है, और इसका नाम है जीवक चिंतामणि। तो जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से या जैन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। तमिल भाषा का मणिमेकलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? जैन भाषा का जो मणिमेकलाई नामक गौरव ग्रंथ है वह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। मणिमेकलाई नामक जो ग्रंथ है यह किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। वहीं पर जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और मणिमेकलाई किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। इन दोनों को साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तो यहाँ पर प्रश्न है कि संगम योगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, कौन सा वह है? तो ये है तोलकाप्पियम। ठीक है, तोलकाप्पियम को संगम युगीन व्याकरण रचना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना माना जाता है, तोलकाप्पियम को। ठीक है, तोलकाप्पियम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में जो कदम्ब, ठीक है, कदम्ब राजवंश है, इनका उल्लेख नहीं हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न था कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में उल्लेख नहीं होने वाला जो राजवंश है वह कदम्ब राजवंश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? जो उरैयूर था वह संगम युग में किसके लिए विख्यात था? तो ये विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में। ठीक है, संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में ये विख्यात था उरैयूर। चलिए 7वां देखते हैं। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है। जो तोलकाप्पियम ग्रंथ था, तोलकाप्पियम ग्रंथ यह व्याकरण और काव्य से संबंधित था। ठीक है, व्याकरण और काव्य से संबंधित था तोलकाप्पियम ग्रंथ जो है व्याकरण और काव्य से संबंधित था। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरुल किस भाषा में है? जो कुरुल है वह किस भाषा में है? तो कुरुल जो है ये तमिल भाषा में है और धार्मिक कविताओं का संकलन है। ठीक है, धार्मिक कविताओं का संकलन है कुरुल, और कुरुल जो है वह तमिल भाषा में संकलित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या हम यहाँ पर देख रहे हैं 9। ठीक है, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो वह कौन सा राज्य था? संगम युगीन राज्य था जिसके संरक्षण के लिए 3 संगमों का आयोजन किया गया था। तो ये था पांड्य राज्य। पांड्य राज्य के संरक्षण के लिए 3 संगमों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपनी कोस गंगा की धारा में छिपा रखा है?
ठीक है, किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? तो ये उल्लेख किया गया था मामूल नार के द्वारा। ठीक है, मामूल नार ने यह उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष जो है गंगा की धारा में छिपा रखा है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, जिसमें है सुमेलित करना हमें। ठीक है, एक तरफ राज्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ राजकीय चिन्ह दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब पहला है कि चेर, चेर का जो राजकीय चिन्ह था वह धनुष था। ठीक है, इनका राजकीय चिन्ह क्या था? धनुष था। चोल का राजकीय चिन्ह क्या था? इनका चोल का राजकीय चिन्ह बाघ था और पांडे का राजकीय चिन्ह मछली था। ठीक है, फिर से देख लीजिए, पांडे का राजकीय चिन्ह क्या था? मछली था। ठीक है, चोल का राजकीय चिन्ह क्या था? चोल का राजकीय चिन्ह बाघ था और चेर का जो राजकीय चिन्ह था वह धनुष था। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। यहाँ पर भी हमें सुमेलित करना है। एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनके लेखक का नाम दिया हुआ है, तो ये सुमेलित ही है, आप इसे सीधा सीधा याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर है कि तोलकापियम, तोलकापियम के लेखक का नाम क्या है? तोलकापियर। ठीक है, तोलकापियर के द्वारा लिखा गया है तोलकापियम, तो इस तरह से याद रखिएगा। तोलकापियम पुस्तक है और तोलकापियर उसके लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट बुक जो यहाँ पर है शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम के लेखक जो है इलांगो आर्डिगल थे। ठीक है, इलांगो आर्डिगल इसके लेखक हुए। शिल्पादिकारम के लेखक जो है इलांगो आर्डियल हुए। उसके बाद है मणिमेकलई, मणिमेकलई के जो लेखक हैं शीतलो सतनार्थ हैं, शीतौल सतनार्थ हैं। उसके बाद यहाँ पर है जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि के लेखक जो हैं तिरुतकदेवर थे। ठीक, तिरुतकदेवर थे। ठीक है, जीवक चिंतामणि के लेखक, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न संख्या 13। फिर से सुमेलित हमें करना है। एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ अर्थ दिया हुआ है। कुरिंजी, कुरिंजी का अर्थ क्या होता है? कुरिंजी क्षेत्र का अर्थ है पहाड़ी। ठीक है, कुरिंजी का अर्थ क्या हो गया? पहाड़ी। पलाई, पलाई का अर्थ क्या होगा? मरुभूमि या निर्जन स्थल। ये सब हम लोग संगम युग में देख रहे हैं, और यहाँ पर क्षेत्रों में जैसे पलाई क्षेत्र का मतलब हो गया मरुभूमि या निर्जन स्थल। मुलाई क्षेत्र का अर्थ हो गया जंगल। ठीक है, मुलाई क्षेत्र का अर्थ क्या हो गया? जंगल। मरुदम, मरुदम का अर्थ हो गया कृषि भूमि। ठीक है, मरुदम क्षेत्र का अर्थ हो गया कृषि भूमि। और न्यूल, न्यूल क्षेत्र का अर्थ हो गया तटीय प्रदेश। ठीक है, तटीय प्रदेश। तो फिर से एक बार देख लीजिए, न्यूल जो होगा यह तटीय प्रदेश के लिए उपयोग होगा। मरुदम, मरुदम क्षेत्र जो है वह कृषि भूमि है। वहीं पर मुलाई जो है वह जंगल का क्षेत्र है, जंगल है। और पलाई क्षेत्र का मतलब होता है मरुभूमि या निर्जन स्थल। वहीं पर कुरिंजी क्षेत्र का अर्थ होता है पहाड़ी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या हम लोग 14 यहाँ पर है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ संगम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ अध्यक्ष लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर 3 संगमों की बात की गई है। प्रथम संगम जो है इसके अध्यक्ष का नाम था अगस्त्य। ठीक है, प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य थे। द्वितीय संगम, द्वितीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त एवं तोलकापियर। ठीक है, अगस्त एवं तोलकापियर थे द्वितीय संगम के अध्यक्ष। तृतीय संगम के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम था नकीरर। ठीक है, नकीरर। तो तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन हुए? नकीरर। फिर से देख लीजिए, प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य। द्वितीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त एवं तोलकापियर। और तृतीय संगम के अध्यक्ष हुए नकीरर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 देख रहे हैं। ठीक है, कपाटपुरम या औलेवो में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो कपाटपुरम या अलाव में संपन्न जो द्वितीय संगम था, ठीक है, द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो एकमात्र जो शेष ग्रंथ है यहाँ पर वह है तोलकापियम। ठीक है, तोलकापियम। तो कपाटपुरम या अलाव में संपन्न जो द्वितीय संगम था उसका एकमात्र शेष ग्रंथ जो है वह तोलकापियम है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो यहाँ पर वो ऋषि कौन है जिनको ये कहा जाता है? तो वो थे अगस्त्य ऋषि। ठीक है, अगस्त्य ऋषि को कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्होंने उन्हें आर्य बनाया, यानी कि दक्षिण भारत के लोगों को आर्य बनाया। ये काम
अगस्त्य ऋषि ने कहा इनके बारे में, मतलब इनके बारे में कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 है, स्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो एस्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन साम्राज्य अगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग में अपना एक दूत भेजा था? तो ये थे पांड्य नरेश। तो ठीक है, पांड्य नरेश। तो यहाँ पर एस्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के नरेश ने तो भेजा था? तो पांड्य नरेश ने रोमन साम्राज्य अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व में अपना एक दूत भेजा था, और ये दूत भेजने वाले नरेश थे पांड्य नरेश। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 18 यहाँ पर है। चलिए, प्रश्न संख्या 18 है कि तिरुवल्लुवर की रचना कुरुल या मुपाल, ठीक है, कुरुल या मुपाल को कहा जाता है। तिरुवल्लुवर की रचना जो कुरुल या मुपाल है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है। कुरुल या मुपाल को तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है, जो कि तिरुवल्लुवर की रचना है। आगे बढ़ते हैं, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तो तमिल काव्य का इलियड जो है वह शिल्पादिकारम को कहा जाता है। ठीक है, शिल्पादिकारम को तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो तमिल काव्य का जो ओडिसी है वह मणिमेकलई को कहा जाता है। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेकलई को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21 है कि पुहर या फिर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो ये कारिकाल ने किया था। कारिकाल ने किया था। पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना जो किया गया था वह कारिकाल के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या हम लोग 22 देखेंगे। मुजरिस किस राज्य का मुख्य बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का मुख्य बंदरगाह था? तो यह चेर राज्य का मुख्य बंदरगाह था। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो यह चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतने जमीन में 7 आदमियों का पेट भरा जा सकता है? तो ये कहावत है कावेरी डेल्टा के बारे में। ठीक है, किसके संबंध में कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन में 7 आदमियों का पेट भरा जा सकता है? ये कहावत है कावेरी डेल्टा के बारे में, जो कि इतना ज्यादा उपजाऊ है। चलिए, प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। यहाँ पर है सुमेलित करना हमें। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 यहाँ पर सुमेलित करना है हमें। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ प्रख्यात शासक, यानी कि उस राज्य का प्रमुख या प्रख्यात शासक, विख्यात शासक के बारे में दिया गया है। जैसे कि चेर राज्य का जो प्रख्यात शासक हुआ उसका नाम था सेन गुटवन। ठीक है, सेन गुटवन यह प्रख्यात शासक हुआ चेर राज्य का। उसके बाद चोल राज्य है। चोल राज्य का प्रख्यात शासक जो है उसका नाम कारिकाल है। ठीक है, कारिकाल जो है वह चोल राज्य का प्रख्यात शासक हुआ। पांड्य राज्य का प्रख्यात शासक जो हुआ उसका नाम है नेडुजेलियन। ठीक है, नेडुजेलियन जो है पांड्य राज्य का प्रख्यात शासक हुआ। ठीक है, ये प्रश्न संख्या हमारा 24 था। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25 की तरफ। प्लिनी के ग्रंथ या अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलता है? तो मोती के जो सीप है वह कोल्चे से निकलते हैं। जो प्लिनी के ग्रंथ और अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलता है? तो वह क्षेत्र है कोल्चे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 26, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर परस्तर को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मतलब वीर परस्तर को क्या कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मर जाता था तो उनके लिए एक वीर परस्तर खड़ा किया जाता था, उनको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था वीर कल या नाडुकुल। ठीक है, वीर कल या नाडुकुल कहा जाता था।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 27, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? जो मुरुगन है वह किस देवता के सदृश थे? तो वह सदृश हैं स्कंद या कार्तिकेय के। कार्तिकेय के ये सदृश यानी कि उनके जैसा दिखते हैं। ठीक है, प्राचीनतम तमिल देवता जो मुरुगन है किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो वह स्कंद या कार्तिकेय के सदृश है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 28 है कि समकालीन साहित्य में कौन कौन को एवं मन किसके लिए प्रयुक्त होता था? कौन को या एवं मन किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो ये तीनों जो शब्द है कौन को और मन ये राजा के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, किसके लिए प्रयुक्त होता था? राजा के लिए प्रयुक्त होता था। तीनों शब्द कौन को एवं मन जो संगम कालीन साहित्य में कौन या फिर को या फिर मन ये तीनों शब्द जो थे इनका प्रयोग किया जाता था राजा के लिए। प्रश्न संख्या हम 29 देख रहे हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो यहाँ पर संगमकालीन पत्तन के बारे में बताना है कि कौन सा पत्तन है जो पश्चिमी तट पर स्थित था। तो पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी तट पर कौन से पत्तन थे? तो यहाँ पर पहले देख लीजिए जो 3 और 4 हैं तोड़ी और मुसीरी। ठीक है, तोड़ी और मुसीरी यही जो 3 और 4 यानी कि तोड़ी और मुसीरी यही दो तट जो हैं वह पश्चिमी तट यही दो जो पत्तन है पत्तन बंदरगाह यही दो पत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित थे तोड़ी और मुसीरी। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 30 यहाँ पर है कि महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? जो महाकाव्य शिल्पाधिकारम है वह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कथानक में जैन तत्व से। ठीक है, कथानक में जैन तत्व से संबंधित है शिल्पाधिकारम। आगे है मणिमेखलाई के लेखक कौन है? मणिमेखलाई के लेखक कौन है? तो यह है सितौले सतनार। ठीक है, सितौले सतनार जो है मणिमेखलाई के लेखक है। मणिमेखलाई के लेखक सितौले सतनार हैं। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या हम लोग 31 देखेंगे। ये जो बुक है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 31 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 31 देख रहे हैं। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में एक सेकेंड इसको छोटा करेंगे। चलिए यहाँ पर है कि प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई पुमपुहर और मुचीरी किस रूप में सुविख्यात है? प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई पुमपुहर और मुचूरी ठीक है किस रूप में सुविख्यात है? तो ये पत्तन के रूप में विख्यात है। पत्तन यानी कि बंदरगाह के रूप में विख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथा वर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। तो वट किरुतल की जो प्रथा थी वह प्रथा थी कि युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना था। ठीक है, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना था। यही जो प्रथा थी वट किरुतल। ठीक है, जो कि संगम कविताओं में इसके बारे में लिखा गया है या था वर्णित है। तो वट किरुतल। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। यह हमारा संगम काल था जिसमें हम लोग पहली सदी से लेकर के तीसरी सदी के बीच के समय काल को देखे और जिसमें हम लोग संगम काल के बारे में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ था लुसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक में उसको कंप्लीट कर लिए। अगर आप लुसेंट का वन लाइनर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उसे भी पढ़ लीजिए। उसका वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आप संगम काल के वीडियोस को क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर वीडियो आएगा वह गुप्त काल के ऊपर आएगा जो कि 319 ईसा पूर्व से लेकर के गुप्त काल जो है गुप्त काल 319 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी से लेकर के 319 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी के बीच ये काल है गुप्त काल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लुसेंट का वन लाइनर पढ़ सकते हैं संगम काल।